हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। और आप करेंगे खुद का एनालिसिस और बताएंगे कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर कि आप कहाँ तक परफॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जिसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जिसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से कोशिकांग में शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। प्लास्टिड, रिक्तिकाएं, गाल्जिकाएं या लाइसोसोम। तो दोस्तों, सही आंसर आपने सोच लिया होगा इसका कि दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। जो पहले से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है, तो वह लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम गाल्जिकाई में पैकेजिंग की प्रक्रिया द्वारा गठित झिल्लीबद्ध वेसिकुलर संरचनाएं हैं। लाइसोसोम किसी भी बाहरी सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके सेल ऑर्गेनल को पचाकर कोशिका को साफ रखता है। यह इसका काम है दोस्तों। याद रखें इसे, नोट डाउन करें फैक्ट को दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें डाले हैं जो आपके काफ़ी हर एग्ज़ाम में आपके लिए काम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु डाली जाती है? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन या तांबा? दोस्तों, आपको बताना है कि जो स्टील होता है उसे जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु डाली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रोमियम। स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। जंग रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं के कारण होता है और जंग बनने की प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील अपने संक्षारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। संक्षारण प्रतिरोध स्टील की सतह पर बहुत पतली ऑक्साइड परत का परिणाम है दोस्तों। याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएम काउंटर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है जीएम काउंटर शब्द आपने सुना होगा। जीएम काउंटर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? रेडियोधर्मिता, भूमिगत जल, भूमिगत तेल या कोयला? तो दोस्तों, आप सोचिए सही आंसर क्या होगा जीएम काउंटर के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता। जीएम काउंटर, जिसे गीजर मूलर ट्यूब भी कहा जाता है, इसका उपयोग सभी प्रकार के विकिरणों यानी अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। यह वर्ष 1928 में पाया गया था दोस्तों। याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, जलीय जंतुओं के अंडों का विनाश, शैवाल प्रस्फुटन, इमारतों को खतरा। दोस्तों, जो अम्ल वर्षा होती है, एसिडिक रेन जिसे बोलते हैं, उससे क्या प्रभावित नहीं होता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन जो है वह अम्ल वर्षा से प्रभावित नहीं है दोस्तों। शैवाल प्रस्फुटन पानी के सुपोषण के कारण होता है। सुपोषण जल निकायों में
कार्बनिक पोषक तत्वों के संचय की प्रक्रिया है जो शैवाल प्रस्फुटन के गठन की ओर अग्रसर है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा से तात्पर्य उन तरीकों से है जिनसे वातावरण से अम्ल पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। अम्ल वर्षा कृषि पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है क्योंकि यह उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में विघटित होकर उन्हें नष्ट कर देता है। यह मनुष्य और जानवरों में श्वसन संबंधी बीमारियों का भी कारण बनता है दोस्तों। याद रखें, इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन ऊर्जा क्या है दोस्तों, जिसे बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, वह क्या है? एक यौगिक के अणु बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे बंधक ऊर्जा कहा जाता है। एक यौगिक के अणु को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, या ऊर्ध्वापातन को पूरा करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा किसे कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक यौगिक के अणु को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसे बंधन ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। जो बॉन्ड बनाती है, जो बॉन्ड बनाने में जो ऊर्जा लगी है, उसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बॉन्ड एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। याद रखें, बंधन ऊर्जा को बंधन ताप या धारिता के रूप में भी जाना जाता है। एक ही रासायनिक प्रजातियों के भीतर एक ही प्रकार के सभी बंधनों के लिए चरण बंधन पृथक्करण ऊर्जा है ये, इसलिए यह एक यौगिक के अणु को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है दोस्तों। याद रखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आपको बताना है उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। कठोर जल को सोडियम घटक द्वारा नरम किया जाता है। धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे कहा जाता है, या सोडियम कार्बोनेट से पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है दोस्तों। याद रखें, इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संचरण का तरीका गलत है? एड्स जो वायरस जनित रोग है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जनित रोग है, इबोला वायरस जनित रोग है, एथलीट फुट बैक्टीरिया जनित रोग है दोस्तों। कौन सा सुमेलिन सही नहीं है आपको बताना है दोस्तों। मानव रोग और उनके संचरण का तरीका। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा। दोस्तों मैं आपको पर्याप्त टाइम देता हूं एक क्वेश्चन को सोचने के लिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है जहां तक मैं मानता हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एथलीट फुट जो है वह बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है दोस्तों। एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक एक कवक त्वचा की बीमारी आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच से शुरू होती है दोस्तों। यह फंगल डिजीज है एक, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है इसरो द्वारा सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है उसे क्या नाम दिया गया है? आदित्य L1, CMS-01, कार्टोसैट 2 या EOS-01। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वह इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है दोस्तों। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो CMS-01, कार्टोसैट 2 और EOS-01 के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में रासायनिक परिवर्तन होते हैं? खाना पकाना, पानी उबालना, पानी में शर्करा का घुलना, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। पानी का उबलना, कांच का टूटना, लोहे में जंग लगना, पानी में नमक का घुलना,
भोजन का पाचन या कागज का कतरना। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए 3-3 का सेट दिया है, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों आपको मैं इसके लिए थोड़ा और समय देता हूं, 2 सेकंड का, आप सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। अब हम कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अलग अलग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ मैंने कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये वे है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और तंतु, विटामिन और प्रोटीन। दोस्तों आपको बताना है कि संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वसा और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक है दोस्तों, इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत का उत्पादन करता है? ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रोग्राफर्स, डायनेमो या वोल्ट मीटर। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विद्युत का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डायनेमो। डायनेमो, जिसे एक विद्युत जनरेटर भी कहा जाता है, केवल एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आमतौर पर एक डायनेमो अधिक विशेष रूप से उस डिवाइस को संदर्भित करता है जो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, जबकि एक अल्टरनेटर या एक जनरेटर सामान्य रूप से उस उपकरण को संदर्भित करता है जो प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट बनाता है। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या सल्फर ऑक्साइड। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों। प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन से हैं? ये प्रदूषक विशेष स्रोत से सीधे बनते हैं और उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक वायु प्रदूषक जो होते हैं दोस्तों, ये प्रदूषक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निम्न वायुमंडल में बनते हैं। इसके जो उदाहरण है उसमें ओजोन और कार्बन एरोसोल, जिसे धुंध कहते हैं, वह है दोस्तों। तो इसे याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरणों या विकिरण से होता है? पैराबैंगनी या यूवी लाइट जिसे बोलते हैं, दृश्यमान, अवरक्त किरणें या गामा किरणें। दोस्तों आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस प्रकार की विकिरणों से होता है? पैराबैंगनी किरणों से, दृश्यमान किरणों से, अवरक्त किरणों से या गामा किरणों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणों से। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अवरक्त किरणों से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ट्रेस गैसें पृथ्वी की सतह से निवर्तमान अवरक्त विकिरणों की लंबी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। ये गैसें अंतरिक्ष की ओर और पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर दोनों दिशाओं में अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करती है। इसे ध्यान में रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है, अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती है? दोस्तों आपको बताना है कि बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, अल्फा कोशिकाओं द्वारा किसका स्राव होता है अग्नाशय में? वासोप्रेसिन का, ग्लूकागॉन का, थायरोक्सिन का, ऑक्सीटोसिन का। तो दोस्तों आप सोचिए इसके बारे में।
कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्लूकागोन। अग्नाशय एक यौगिक, दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है ये अग्नाशय। एक लंबा अंग है जो सी आकार के ग्रहणी के अंगों के बीच में स्थित होता है। अग्नाशय का 99% हिस्सा बहिस्रावी है दोस्तों, जबकि 1% हिस्सा अंतःस्रावी है। तो दोस्तों ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि का काम कौन सा अंग करता है, तो वह अग्नाशय उसका सही आंसर होगा। बहिस्रावी भाग एक क्षारीय अग्नाशय रस का स्त्राव करता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावीय भाग हार्मोन, इंसुलिन और ग्लाइकोगोन को स्त्रावित करता है। लंगरहंस के आइलेट्स में दो प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिकाएं बीटा कोशिकाओं को घेरे रहती है। इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन का स्राव करती है। दोस्तों इसे नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इससे बार बार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है आइसोप्रोन, स्टाइरीन, विनिल एसेटेट, प्रोपेन। दोस्तों आपको बताना है प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक कौन सा है, आइसोप्रेन, स्टाइरीन, विनिल एसेटेट या प्रोपेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोप्रेन। आइसोप्रेन प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक उष्णकटिबंधीय रबड़ के पेड़ से एक जोड़ा बहुलक है जिसे दूध या सफ़ेद तरल पदार्थ के रूप में एकत्रित किया जाता है, जिसे लैटेक्स के रूप में जाना जाता है। मोनोमर आइसोप्रेन प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, फोटोमीटर, पायरोजियोमीटर, सोलर मीटर या पायरोमीटर। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। फोटोमीटर, सोलरीमीटर, पायरोजियोमीटर, इनके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फोटोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। सोलरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरोजियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडल में अवरक्त विकिरण स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैसों का समूह है, कौन सा समूह है हरित ग्रह प्रभाव में योगदान देता है दोस्तों। यह हरित ग्रह गैसों का समूह है, कौन सा है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से हरित ग्रह गैसों का जो समूह है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हरित ग्रह गैसों के समूह में आते हैं दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ ग्रीन हाउस गैसों को डिस्क्राइब किया गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यौगिकों का एक समूह है जो वायुमंडल में गर्मी लंबे समय तक विकिरण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो पृथ्वी की सतह को सीधे सूर्य के प्रकाश सापेक्ष शॉर्ट वेव एनर्जी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने की अनुमति देकर रखते हैं। अधिकांश प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो दोस्तों इसे याद रखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक नहीं है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूर्य प्रकाश। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी नहीं है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन।
प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो है, पत्तियों में पर्णहरित नामक हरा क्लोरोफिल होता है। यह पत्तियों को सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा लेने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा भोजन को संश्लेषित करने हेतु किया जाता है। चूंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम विकिरण। दोस्तों आपको बताना है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, वह कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है? दिए गए ऑप्शंस में से बताना है आपको। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। दोस्तों नाभिकीय संलयन एक नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ जुड़ते हैं या संलयित होते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। संलयन के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा का निरंतर निर्माण होता है। सूर्य के मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के ऊर्जा के जो दो महत्वपूर्ण घटक है वह कौन से हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। दो हाइड्रोजन नाभिक एक साथ संलयित होकर एक हीलियम अणु बनाते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्षा के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण और संघनन दोनों, या दोनों मतलब निस्पंदन, दोनों जो है वो सी ऑप्शन का नीचे आ गया है, तो इसका डी ऑप्शन होगा निस्पंदन। तो दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन वर्षा के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों ही वर्षा के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? दोस्तों लेंस की वक्रता पर, लेंस की ऊंचाई पर, लेंस के आकार पर और लेंस की चौड़ाई पर। दोस्तों आपको बताना है एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लेंस की वक्रता पर निर्भर करती है। दोस्तों एक लेंस की फोकल लंबाई इसकी वक्रता और लेंस के बाहर के माध्यम पर निर्भर करती है। लेंस की शक्ति को उसकी फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है। दोस्तों कौन से धातु को मिलाकर कांसा बनाया जाता है? आपको बताना है जस्ता और लोहा, तांबा और टीन, टीन और जस्ता, लोहा और पार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। दोस्तों तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। ये याद रखें। कुछ अन्य मिश्र धातुओं के बारे में मैंने यहाँ बताया दोस्तों, इन्हें भी आप नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। इस्पात के बारे में पूछा जाता है, इस्पात लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4, 8.1, 6.7, 7.9। दोस्तों आपको बताना है कि मानव का रक्त जो है या मानव जो खून होता है उसका पीएच का अनुमानित मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोस्तों ये पीएच हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी ब्लड का पूछ लिया जाता है, दूध का पूछ लिया जाता है, लार का पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7.4। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। दोस्तों अम्लता और क्षारीयता को एक
लघु गणक पैमाने में मापा जाता है जिसे पीएच कहा जाता है। पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघु गणक होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला भी याद रखें, 7 से कम पीएच अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच क्षारीय होता है। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ मानव रक्त पीएच बताया है, तो आप अलग अलग जो मैंने बताए हैं अभी, दूध का, लार का, इनका पीएच भी आप देखें, वो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और डिस्क्रिप्शन दोस्तों मैंने अपनी तरफ से अच्छा दिया है, जिसे आप नोट डाउन कीजिए, एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो दोस्तों अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताएं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।